मैं दुल्हन बनी सजी धजी अपने कमरे में बैठी थी। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल जाएगा। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी और दीवारों पर बिखरी खुशबू मुझे और भी बेचैन कर रही थी। मुझे पता था कि मेरा पति कभी भी कमरे में दाखिल होने वाला है और ये हमारी पहली असली मुलाकात होगी। अब तक हमने एक दूसरे को सिर्फ तस्वीर में ही देखा था, एक दूसरे की आंखों से कभी रूबरू नहीं हुए थे। हमारे परिवार की सख्त परंपराओं के चलते मैं ना उससे फ़ोन पर बात कर सकी थी, ना ही कभी चुपके से मुलाकात हो पाई थी। शादी के फेरे तक भी मैं उसकी शक्ल के लिए तरसती रही थी, मगर उसके चेहरे पर सजे खूबसूरत सेहरे ने मुझे रोक लिया था। और अब जब मैं उसकी पत्नी बन चुकी थी, तो पहली बार उसे बिना किसी पर्दे के देखने का वक्त आ गया था। मैंने अपने घूंघट के अंदर ही खुद को संभालने की कोशिश की थी, मगर नितिन का ख्याल आते ही मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान और मन में अजीब सी गुदगुदी होने लगती थी। 6 महीनों में उसकी तस्वीर को देखकर ही मैं उससे प्यार करने लगी थी। वो तस्वीरें ही मेरे लिए उसकी धड़कनों की तरह थीं, और अब जब वो सामने आने वाला था, तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और मेरी धड़कनें और भी तेज हो गई थीं। कदमों की आहट मेरे कानों में गूंज रही थी। नितिन मेरे करीब आकर बिस्तर पर बैठ गया और उसकी मौजूदगी से ही मेरे वजूद में बिजली सी दौड़ गई थी। कुछ ही पल बाद उसने धीरे से मेरा घूंघट उठाया और मैं शर्म से नजरें झुकाकर बैठ गई थी और सांसें थाम ली थीं। मेरी पलकें इतनी भारी हो गई थीं कि ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखना भी मुश्किल हो रहा था। नितिन ने मेरी चेहरे को अपने हाथों से थामा और हल्के से ऊपर उठाया और गहरी आवाज में बोला, इतनी हसीन दुल्हन पाकर मैं खुद को सबसे खुशकिस्मत आदमी मान रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में जैसे पूरा आसमान छुपा हुआ है। उसके शब्दों से मेरा चेहरा और भी लाल हो गया था। वो अपनी उंगलियों से मेरे गालों पर फेरते हुए बोला, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि मैं कितने दिनों से इस पल का इंतज़ार कर रहा था। हर तस्वीर को मैं घंटों तक देखता रहा, लेकिन आज तुम मेरे सामने हो और मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारी असली खूबसूरती के सामने कुछ भी नहीं है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल बेकाबू हुआ जा रहा था। मैं सिर्फ इतना ही कह पाई थी, और मैं भी इन 6 महीनों से सिर्फ आपको ही सोचती रही हूँ नितिन। आज आप मेरे सामने हो तो लगता है जैसे मेरा पूरा सपना पूरा हो गया हो। मेरे शब्दों के साथ ही हमारी नज़रें पहली बार मिली, और उस पल एक नज़र ने हमारे बीच हजारों अधूरी बातों को कह दिया था। फिर उसने आगे बढ़कर धीरे से मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए, तो मैंने घबरा कर आंखें खोल लीं। मुझे अपने पति से अचानक इतनी बेवाकी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने बैठे उस मर्द पर पड़ी, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। सामने जो इंसान था, वो नितिन नहीं था, बल्कि कोई और था। मेरी रगों में खून जैसे जम गया था और मैं कांपते हुए बदबदाई थी, ये आप कौन हैं? नितिन कहाँ है? मेरे लहजे में डर और गुस्सा दोनों थे, मगर सामने बैठे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी अपने पति से ऐसे सवाल नहीं करती। तुम्हें वही मानना होगा जो तुम्हारे माँ बाप ने तय किया है। उसके शब्दों ने मेरे दिल में खंजर की तरह चोट की थी। मैं जोर जोर से चीख पड़ी थी, नहीं, ये शादी धोखा है। मेरे साथ झूठ हुआ है। मैं किसी ऐसे इंसान की बीवी नहीं बन सकती जिसे मैंने कभी जाना ही नहीं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा गुस्सा शब्दों में फूट पड़ा था। मेरे माँ बाप ने हमेशा मेरी जिंदगी पर पहरा लगाया, मेरी हर ख्वाहिश को कुचल दिया। उन्होंने कभी मेरी नहीं सुनी। मैं बार बार कहती रही कि मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ। मेरी सारी सहेलियाँ अपनी पसंद के लड़कों के साथ खुश हैं, लेकिन मेरे हिस्से में हमेशा कैद और मजबूरी क्यों? मेरे मन में पुरानी सारी यादें उभर आईं और मैं अपने कॉलेज के दिनों को सोचने लगी थी, जब मैं अपनी सहेली को देखती थी। किसी ने क्लासमेट से शादी की, किसी ने अपने बचपन के दोस्त से, और सबके चेहरे खुशी से चमकते थे। उस वक्त मैं अपने पापा से कहती, पापा मैं भी अपनी पसंद से शादी करूंगी, लेकिन उनका जवाब हमेशा वही होता, तुझे कॉलेज पढ़ने भेजा है, इश्क करने नहीं। हमारी इज्जत का सवाल है। पापा की गुस्से भरी आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है,
माँ बीच में आकर मुझे चुप कराती और धीरे से कहती, प्रिया चुप रहो, बड़ों के सामने ज़्यादा मत बोला करो, वरना तेरे लिए और मुश्किलें खड़ी कर देंगे। लेकिन सच ये था कि मैं अपने ही घर में घुट घुट कर जी रही थी। मेरी बड़ी बहन प्रीति दीदी की शादी का हाल मैंने अपनी आंखों से देखा था। पापा ने अपनी मर्जी से उसकी शादी कर दी थी। उसका पति शराबी था, गुस्सैल था और उसे रोज मारता पीटता था। दीदी जब से सख्त हुई माँ के आती तो मैं रात रात भर रोती रहती और सोचती अगर दीदी की शादी उसकी पसंद से होती तो शायद आज उसकी जिंदगी ऐसी ना होती। यही ख्याल मुझे डराता था और अब वही खौफ मेरे सामने खड़ा था। मैं भी उसी अंधेरे कुएं में धकेली जा रही थी। मैंने अपने सामने बैठे आदमी की आंखों में देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, सुन लीजिए, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे कोई भी अपनी मर्जी से पकड़ ले। अगर मेरे माँ बाप ने मेरी खुशी की कुर्बानी दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी चुप रहूंगी। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरी आवाज़ में वो हिम्मत थी जो शायद सालों से दब कर रह गई थी और उस पल मैंने तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो इस जंजीर को तोड़ना ही होगा। मेरे लिए शादी से प्यार का होना सबसे ज़रूरी था। मुझे लगता था कि अगर शादी में प्यार नहीं तो फिर उस रिश्ते की कोई बुनियाद ही नहीं होती। लेकिन पापा जी को ये कौन समझाए। उनके लिए शादी सिर्फ खानदान की इज्जत और रिवाजों को निभाने का नाम थी। फिर एक दिन पापा जी के एक पुराने दोस्त के घर से मेरे लिए रिश्ता आया और मैं गुस्से से तमतमाई हुई थी। जब मैंने उनके सामने चाय की ट्रे रखी तो जानबूझकर बुरा सा मुंह बनाकर बैठ गई थी। मेरी माँ बार बार इशारों से मुझे समझा रही थी, प्रिया अपना मिजाज ठीक रखो, वरना इनके जाने के बाद पापा जी बहुत नाराज होंगे। लेकिन मैंने भी ठान लिया था। मैंने माँ से साफ कह दिया, माँ प्रीति दीदी का हाल देख चुकी हूँ, अब मैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैं भी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही दांव पर नहीं लगा सकती। पापा जी के फैसले पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मेरी बात सुनकर माँ ने अपना सिर पकड़ लिया था और आंखों में बेबसी भर आई थी। मगर उस पल मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेहमानों के जाते ही मैं अपने कमरे में भाग गई थी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। लाख माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, आंसुओं से पुकारा, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिरकार रात को उन्होंने मेरी प्रीति दीदी को बुलाया। दीदी मेरे सामने आई तो मानो मैंने अपने सारे गुस्से और दर्द को उनके सामने उड़ेल देना चाहती थी। वो मुझे बहुत प्यारी थी। उनकी हर बात मेरे लिए हुक्म जैसी होती थी। उन्होंने दरवाजे पर आकर कहा, प्रिया दरवाज़ा खोल दे, तुझसे बात करनी है। मैं इनकार नहीं कर सकी थी, धीरे से कुंडी खोल दी। कमरे में आते ही दीदी ने मेरी तरफ एक तस्वीर बढ़ाई और बोली, देखना एक बार लड़के को देख ले, बहुत अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी करता है, उसके पापा का बड़ा कारोबार है, बहुत पैसे वाला है, घर का सबसे बड़ा बेटा है, तुझे राजकुमारी की तरह रखेगा। मैंने दीदी को गुस्से से देखा और तल्ख आवाज में कहा, दीदी यही सब बातें पापा जी ने भी आपकी शादी के वक्त की थी और आपको क्या मिला? उस सब का सिर्फ मारपीट, आंसू और जिल्लत। क्या यही मेरी किस्मत भी होनी चाहिए? मेरी बात सुनकर दीदी की आंखों से आंसू भर आए थे। कांपती आवाज में बोली, ये सब मेरी कुंडली का दोस्त था प्रिया, मेरा नसीब ही खराब था। लेकिन तेरा नसीब अच्छा है, तुझे तेरे हिस्से मिलेंगी, बस एक बार तस्वीर देख ले। मैंने गुस्से में तस्वीर का लिफाफा झटक दिया, लेकिन दीदी ने जबरदस्ती उसे खोलकर मेरे सामने रख दिया। मैंने जब तस्वीर देखी तो हैरानी से ठिठक गई थी। उसमें एक नहीं बल्कि दो लड़के साथ साथ बैठे थे, शायद किसी शादी का फोटो था। मेरी नज़र खुद ब खुद एक चेहरे पर टिक गई थी। उसकी आंखों में अजीब सी आत्मविश्वास और मासूमियत थी। वो इतना हैंडसम और खूबसूरत लग रहा था कि किसी भी लड़की की पहली ख्वाहिश बन सकता था। मैंने दीदी से पूछा, इन दोनों में से नितिन कौन है? दीदी ने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसने वाइट कलर का सूट पहन रखा है वही है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कहती, उनका नन्हा बेटा सीढ़ियों से गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। दीदी घबरा कर भागी और मैं तस्वीर हाथ में थामे रह गई थी। मैंने दोबारा गौर से उस लड़के को देखा। उसके चेहरे की मासूम मुस्कान और आंखों की गहराई मुझे किसी जादू की तरह लग रही थी। मुझे लगा जैसे तस्वीर से ही उसकी रूह मुझसे बात कर रही हो। मेरे दिल ने मुस्कुराकर कहा, प्रिया यही है वो शख्स जिसके साथ तू अपनी जिंदगी जी सकती है
और उसी पल मैंने महसूस किया कि शायद इस बार पापा जी का फैसला इतना गलत नहीं है। मैंने तस्वीर को सीने से लगाते हुए धीरे से कहा, अगर यही नितिन है तो शायद मैं उससे इनकार नहीं कर पाऊंगी। जिसे पहली बार तस्वीर में देखा तो मेरा दिल सचमुच धड़कना ही भूल गया था। मुझे लगा मानो तस्वीर से निकलकर वो सीधा मेरी आंखों में देख रहा हो। मेरी सारी दोस्तों के मंगेतर अच्छे थे, कोई इंजीनियर था तो कोई डॉक्टर, लेकिन उनमें से कोई भी इतना स्मार्ट और हैंडसम नहीं था। ये लड़का तो तस्वीर में ही किसी फिल्मी हीरो या मॉडल की तरह लग रहा था। मेरी सांसें थम सी गई थी। थोड़ी देर बाद जब दीदी अपना बेटा उठाए मेरे पास आई तो मैंने तस्वीर को सीने से लगाते हुए मुस्कुरा कर कहा, दीदी, माता पिता से कह दीजिए कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनते ही दीदी हैरान रह गई थी। उनकी आंखें चौड़ी हो गई थी और वो झट से बोली, क्या इतनी जल्दी तुम्हारे विचार कैसे बदल गए? अभी कुछ देर पहले तो तू जिद कर रही थी कि तू अरेंज मैरिज नहीं करेगी। आखिर ऐसा क्या नजर आ गया तस्वीर में? मैं थोड़ी शरारती बनकर नाराजगी जताते हुए खड़ी हो गई थी और बोली, क्या दीदी, मैंने आपकी खातिर हामी भर ली है क्योंकि आप मेरी वजह से अपने ससुराल से यहाँ आई हैं और आप मेरा ही मजाक उड़ा रही हैं। आप चाहती हैं ना कि मैं मान जाऊं, तो अब जब मैंने हाँ कर दी है तो आप मुझे ही चिढ़ा रही हैं। मेरी बात सुनकर प्रीति दीदी ने तस्वीर मेरे हाथ से लेकर देखी और फिर अचानक मुझे अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। वो रुंधे गले से बोली, मेरी बहन प्रिया, तुझे जिंदगी की हर खुशी मिले, जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ ना हो। यकीन मान, नितिन बहुत अच्छे से संभाल कर रखेगा। वो अच्छा पति साबित होगा और मैं अभी जाकर माँ को बताती हूँ कि तूने हाँ कह दी है। चल तेरा मुंह मीठा करवाती हूँ। वैसे भी उन लोगों को शादी की जल्दी है। कहते हैं कि पहले घर की बड़ी बहू आएगी तो ही छोटे बेटे की बारी आ पाएगी। उनकी आवाज़ में पहली बार उम्मीद थी। ये कहकर दीदी ने तस्वीर अपने हाथ में ली और मुस्कुराती हुई बाहर चली गई थी। मैं वहीं खड़ी आंखें बंद करके नितिन के ख्यालों में दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। तो ये है मेरा हमसफ़र। मेरी सारी दुआएं शायद आज पूरी हो गई हैं। मुझे कभी सोचा भी नहीं था कि अरेंज मैरिज इतनी जल्दी लव मैरिज में बदल जाएगी। मुझे नितिन से पहली ही नज़र में प्यार हो चुका था। मेरी हाँ सुनते ही घर का माहौल बदल गया। जहाँ पहले सन्नाटा और टेंशन हुआ करता था, वहाँ अब रौनकें और खुशी बिखर गई थी। माँ ने फौरन उन लोगों को फ़ोन किया और रिश्ता पक्का कर दिया था। प्रीति दीदी ने मेरा मुंह मीठा करवाया और मेरी आंखों में चमक देखकर बोली, प्रिया, तुझे देखकर लगता है जैसे तूने अपना जीवन साथी पहले ही दिन से चुन लिया है। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ दीदी, अब तो ये मेरा सपना भी है और मेरा सच भी है। अगले ही दिन मैंने खुद अपनी सारी सहेलियों को फ़ोन लगाया और अपने रिश्ते की खुशखबरी सुनाई थी। हर कोई हैरान था कि इतनी जल्दी मेरी शादी कैसे तय हो गई। सब मेरे होने वाले दूल्हे की तस्वीर मांगने लगी। मैंने दीदी से तस्वीर ली और अपने मोबाइल से ऐसे खींची कि सिर्फ एक नितिन की ही तस्वीर रहे। बगल में बैठे दूसरे आदमी को काट दिया था। तस्वीर भेजते ही सब सहेलियां पागल सी हो गई थीं। कोई कहता, वाह प्रिया, तेरी तो किस्मत चमक गई है। वो बोली, इतना हैंडसम जीवन साथी तो फिल्मों में भी नहीं मिलेगा। उनकी बातें सुनकर मैं और भी इठलाने लगी थी। मैं खुद भी अपने नसीब पर फूली नहीं समा रही थी। शादी की तैयारियां फौरन ही शुरू हो गई थीं। घर में चहल पहल बढ़ गई थी। जब भी दीदी घर आती तो हम दोनों मिलकर बाजार जाते, कपड़े और गहनों की ढेर सारी खरीदारी करते। हर दिन नितिन का नाम सुनकर मेरे दिल में अजीब सी धड़कन उठती थी। देखते ही देखते 6 महीने ऐसे गुजरे कि पता ही नहीं चला। शादी के इतने काम थे कि वक्त पंख लगाकर उड़ गया था। कई बार मेरा मन हुआ किसी तरह नितिन से एक बार मिल लूं, उसकी आवाज़ सुन लूं, लेकिन घर के सख्त रिवाजों ने इसकी इजाज़त ना दी। मैंने प्रीति दीदी को बहुत मनाया कि किसी तरह मुझे छुपाकर नितिन से मिलवा दें, लेकिन दीदी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया था। वो कांपते हुए बोली, प्रिया, तुझसे कितनी बार कहूँ, मैं अपने पति से बहुत डरती हूँ। अगर तेरे बहनोई को किसी तरह इसकी भनक भी लग गई तो मेरी खैर नहीं। तू समझने की कोशिश कर। मैं उसकी मजबूरी को समझती थी, इसलिए उन्होंने और परेशान नहीं किया, लेकिन मेरा दिल हर दिन और बेचैन होता जा रहा था। रात को बिस्तर पर लेटते हुए तस्वीर अपने तकिए के नीचे रखती और तस्वीर देखकर खुद से कहती, नितिन, बस कुछ ही दिनों बाद तुम मेरे होगे, फिर ये इंतज़ार खत्म हो जाएगा। मैंने सबसे नितिन का फ़ोन नंबर मांगा, मगर अजीब बात ये रही
कि घर के किसी शख्स ने मुझे उसका नंबर ना दिया। लेकिन दीदी से लेकर माँ तक सबने यही कहा कि शादी के बाद जितनी बातें करनी है तब करना, अभी परंपरा यही है। इस तरह मैं ना नितिन को देख सकी, ना उससे एक भी बार बात कर सकी। मेरे दिल में बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही थी और फिर वो दिन आ ही गया, मेरी शादी का दिन। बारात जब दरवाजे पर आई तो पूरे मोहल्ले में धूम मच गई थी। घोड़े, बैंड बाजे और शान शौकत ने हर किसी को दंग कर दिया था। मेरी सहेलियां भी मुझसे लिपट कर वार वार यही कह रही थीं, प्रिया तू तो वाकई बहुत खुशकिस्मत है, तुझे इतना हैंडसम जीवन साथी मिला है और बारात भी ऐसी शाही आई है कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। लगता है तेरा जीवन साथी तुझसे सचमुच दीवानगी की हद तक तुझसे मोहब्बत करता है, तभी तो शादी पर इतना खर्चा और इतनी रौनक है। उसकी बातों पर मैं लाल पड़ गई थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी धड़कन और बेकरारी थी। कुछ सहेलियां शादी की रात के तजुर्बे बताकर मुझे छेड़ रही थीं। कोई कह रही थी आज तो तेरा असली इम्तिहान है, देखना तेरी रात कैसे गुजरती है। तो कोई कान में फुसफुसा कर कह रही थी, प्रिया तेरे तो मजे हैं, तेरा जीवन साथी किसी हीरो से कम नहीं है। मैं सबकी बातों पर शर्मा जाती, फिर घबराते हुए मंडप तक पहुंच गई थी और 7 फेरे लेकर खुद को हमेशा के लिए नितिन के नाम कर दिया था। विदाई का समय आया तो मैंने दीदी के गले लगकर जी भरकर रोया था। दीदी के आंसू और उनकी सख्त जिंदगी ने हमेशा मुझे डरा कर रखा था, लेकिन जाते जाते उन्होंने मेरे कान में कहा, डर मत प्रिया, नितिन तुझसे मोहब्बत करेगा, तेरा ख्याल रखेगा, सब मर्द एक जैसे नहीं होते, तू खुश रहना। उसके ये अल्फाज मेरे दिल को जैसे थोड़ी तसल्ली दे गए थे और मैं नितिन के साथ अपने नए घर चली आई थी। ससुराल में हर किसी ने मेरा बड़े प्यार से स्वागत किया था। दुल्हन की तरह मुझे कमरे तक पहुंचाया गया था और दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। मैं कमरे में अकेली बैठी बेसब्री से नितिन का इंतज़ार कर रही थी। पूरा दिन शादी की रस्मों में गुजर गया था और मैंने एक झलक भी अपने जीवन साथी की नहीं देखी थी। अब मेरा दिल बेचैन था। मैं सोच रही थी कि जब वो आएगा तो मैं उसे बताऊंगी कि उसकी तस्वीर देखते ही मैंने उसे चाहना शुरू कर दिया था। कैसे 6 महीने से हर दिन रात उसके ख्वाब सजाए हैं, कैसे अपने जिंदगी के हर हसीन पल की कल्पना सिर्फ उसी के साथ की है। मैं इंतज़ार करते करते थक चुकी थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला। भारी कदमों की आहट सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैंने घूंघट के अंदर अपनी आंखें मींच ली थीं, क्योंकि डर था कि कहीं दिल धड़कते धड़कते बाहर ही ना निकल आए। वो मेरे पास आया, घूंघट उठाया और अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे को छूने लगा। मेरे वजूद में जैसे झंझनाहट सी उठ गई थी। नितिन का स्पर्श पाते ही मुझे पिघला रहा था। अचानक उसने झुककर मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। मैं चौंक गई थी। ये उसकी बेवाकी मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। मैंने घबरा कर आंखें खोली और सामने जिस शख्स को देखा उसे देखते ही मेरी सांसें अटक गई थीं। सामने नितिन नहीं था, बल्कि वही दूसरा आदमी था जिसे तस्वीर में मैंने नितिन का भाई अभिषेक समझा था। दिल जोर से धड़क रहा था। मैं तुरंत पीछे हट गई और कांपती आवाज में चीख पड़ी थी, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे लहजे में गुस्सा भी था और डर भी। वो शख्स बेपरवाही से मुस्कुराया और बोला, क्या मतलब कौन हूँ? तुम्हारा पति नितिन हूँ। अभी अभी तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं और अब अपनी दुल्हन के पास आया हूँ। उसकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मैंने हैरान होकर कहा, झूठ मत बोलो, तुम नितिन नहीं हो सकते। तुम तो तस्वीर में नितिन के बराबर में बैठे शख्स थे, अभिषेक। मुझे अच्छी तरह याद है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो कड़वे लहजे में हंसते हुए बोला, तस्वीर और हकीकत में फ़र्क होता है प्रिया। जिसको तू नितिन समझ रही थी वो मेरा छोटा भाई था और असल में तुम्हारा जीवन साथी मैं हूँ, जिसे शादी करने वाला तेरा नाम का पति मैं ही हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा था। मैं गुस्से से कांपते हुए बोली, अगर ये किसी तरह का मजाक है तो सुन लो, मुझे इस तरह का घटिया हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जाओ और जाकर मेरे पति नितिन को भेजो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया था। उसकी आंखों में अचानक ऐसी सख्ती उतर आई थी कि मेरा दिल धक से रह गया था। उसने भारी आवाज में कहा, तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? मैं ही नितिन हूँ, वही नितिन जिससे कुछ घंटे पहले तुमने 7 फेरे लिए थे। बताओ किस नितिन की इंतजार कर रही हो?
क्या कोई और मर्द है जिसकी मोहब्बत तुम्हें यहाँ तक चैन से बैठने नहीं दे रही है? साफ साफ कहो, कहीं तुमने किसी और से रिश्ता तो नहीं जोड़ रखा है? उसके लफ्ज़ तीर की तरह मेरे दिल में उतर गए थे। मैं हैरान रह गई थी। उसकी आंखों में जलती हुई आग देख रही थी और मेरी रूह कांप गई थी। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? अगर तुम नितिन हो तो फिर वो शख्स कौन था जिसकी तस्वीर मुझे दिखाई गई थी और उसी चेहरे को सोचकर मैं यहाँ बैठी थी, उसी इंतज उसी का इंतजार कर रही थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर गुस्से और संजीदगी का साया उतर आया था। उसने बहुत सख्त लहजे में कहा, कौन सी तस्वीर? साफ बोलो, किसकी तस्वीर तुम्हें दिखाई गई थी? और क्यों आज अपनी शादी की रात तुम मेरा नाम छोड़कर किसी और का जिक्र कर रही हो? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, जो तस्वीर मुझे भेजी गई थी उसमें दो लड़के थे और जिस पर मेरी नज़र टिक गई थी उसे ही मैंने नितिन समझ लिया था। ये सुनते ही उसके होठों पर एक कड़वी हंसी आ गई थी। वो ठंडी निगाहों से मुझे देखते हुए बोला, तो अब असली खेल समझ में आया। जिस शख्स को तुम नितिन समझ रही हो वो दरअसल मेरा छोटा भाई अभिषेक है। देखने में भले वो मुझसे बड़ा लगे, लेकिन असलियत ये है कि मैं बड़ा हूँ और वही छोटा है। मुझे तस्वीरें खिंचवाना कभी पसंद नहीं रहा है। मेरी वही एक तस्वीर थी जो मेरे माँ बाप ने तुम्हारे घर भेजी थी और अब मुझे समझ में आया कि तुम किस मोहब्बत के ख्वाब लिए यहाँ बैठी हो। बताओ, क्या तुम अपनी सुहागरात पर भी मेरे भाई का ख्याल करके बैठी हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? उसकी आवाज़ जहर की तरह थी। नितिन गुस्से में बिस्तर से उठ खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में मुझे लेकर गहरा शक और नफरत साफ झलक रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैं रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी और कांपती आवाज़ में कहा, नहीं नितिन, मेरी कसम, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे गलतफहमी हो गई थी। मैं बेवफा नहीं हूँ। मेरी ये मासूमियत थी, मेरी गलती थी। तुम चाहो तो मुझे सज़ा दे दो, लेकिन यकीन करो कि मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया है। मेरे आंसू देखकर उसका गुस्सा कुछ देर के लिए थमा, मगर उसके चेहरे से नफरत का साया नहीं हटा। वो ताना मारते हुए बोला, अब तुम्हें होश आया है? जब मेरे होठ तुम्हारे होठों से मिले तब क्यों नहीं समझ आया कि मैं तुम्हारा पति हूँ? सच कहूँ, तुम्हारे किरदार पर शक होना लाजमी है। औरत अगर पहली ही रात अपने पति की आंखों में देखकर उसे पहचान न सके तो फिर उस औरत पर कोई भी मर्द कैसे यकीन करेगा? ये सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। मैं लाख मिन्नतें कर रही थी, माफ़ी मांग रही थी, लेकिन मेरा पति मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। और उस रात मेरी सुहाग रात नहीं बल्कि मेरे इम्तिहान की रात बन गई थी। नितिन ने मुझे अपने कब्जे में लिया, लेकिन मेरे वजूद पर उसकी पकड़ सिर्फ गुस्से और शक की थी, मोहब्बत की नहीं। मैं तड़पती रही, लेकिन मजबूरी में अपने आप को उसके हवाले कर दिया था। अगली सुबह जब हम सब नाश्ते की टेबल पर बैठे तो मैंने सोचा कि शायद अब वो बात भूल चुका होगा, लेकिन नहीं। उसने सबके सामने ठंडी हंसी के साथ कहा, जानते हो, हमारी नई नवेली दुल्हन को कल रात अपने देवर को ही अपना दूल्हा समझकर बैठी थी। जरा सोचो, अगर मैंने सच न बताया होता तो पता ही नहीं चलता कि ये किसके साथ मोहब्बत के ख्वाब पूरे कर रही होती। उसकी बात सुनकर सबकी निगाहें मुझ पर टिक गई थीं। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। दिल किया कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरी इज्जत का भरम रखना उसके हाथ में था, लेकिन उसने तो सबके सामने मेरी रूह को बेपर्दा कर दिया था। उस वक्त मुझे समझ आया कि असली सज़ा तो अब शुरू हुई है। मैं शर्मिंदगी से सर झुका गई थी। मेरा देवर अभिषेक बड़ी गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था, जैसे मेरे भाव जांच रहा हो, जबकि मैंने शर्म से पूरी तरह सर झुका लिया था। फिर नितिन की माँ ने उसे डांटा और कहने लगी, बेटी से गलती हो गई है तो तुम्हें इस तरह मजाक बनाने की क्या ज़रूरत है? तुमसे कहा था कि अकेले की तस्वीर खिंचवा लो, लेकिन तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं होते। नितिन की माँ ने उल्टा उसे ही डांट दिया था। नितिन टेबल से उठते हुए कहने लगा, अभिषेक, अगर मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारी भाभी का दिल ना लगे तो उसका दिल बहला लेना। वैसे भी वो तुम्हें ही अपना पति समझती है। ये कहकर वो अजीब सी हंसी हंसते हुए घर से निकल गया था और मैंने शर्मिंदगी से एक नज़र अभिषेक पर डाली और फिर उठकर अपने कमरे में आ गई थी और तकिए पर सर रख कर फूट फूट कर रोने लगी थी। इस कदर बेइज्जती का एहसास मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। एक तो मेरा दिल टूटा था और दूसरी तरफ पति ने मुझे किसी से नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा था।
कुछ ही देर बाद मेरी सास कमरे में आई और माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, बेटी मेरी गलती थी, मुझे ऐसी तस्वीर भेजनी ही नहीं चाहिए थी। दरअसल नितिन का मिजाज किसी से नहीं मिलता, वो थोड़ा जिद्दी किस्म का लड़का है, बड़ा बेटा है, तो कुछ लाड़ प्यार की वजह से भी ऐसा हो गया है। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी सास ने मेरे आगे हाथ जोड़े और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी। अपने आंसू पोंछते हुए मैंने उनके हाथ पकड़ लिए और उन्हें बता दिया कि मुझे जरा सी गलतफहमी हो गई थी और कुछ नहीं। मेरी सास ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैंने खुद को समझा लिया कि अब नितिन मेरा पति है, तो मुझे उसी के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी होगी। मैं अभिषेक को अपने दिल से निकालने की कोशिश कर रही थी और मेरे ज़्यादातर यही कोशिश रहती थी कि मेरा और उसका आमना सामना न हो। मैं किसी भी तरह अपने रिश्ते में खुश रहना चाहती थी, लेकिन शादी के 10-15 दिन बाद भी मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा पति नितिन एक नॉर्मल इंसान नहीं है। वो अजीब तरीके से मुझ पर तंज कसता था, शक भरी नज़रों से मुझे देखता था। कभी कभी तो रात के पलों में कहता, जाओ और जाकर अभिषेक के साथ सो जाओ, तुम्हारा दिल मेरे साथ नहीं लग रहा होगा। उसकी ऐसी बातों पर मैं ज़मीन में गड़ जाती। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की थी कि मेरी गलतफहमी की सज़ा मुझे मत दो, लेकिन उसे कोई बात समझ में ही नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा था कि मेरे पति का कुछ और लड़कियों के साथ भी अफेयर है। उसकी बहुत अच्छी नौकरी थी, पैसे की कमी नहीं थी और इसी वजह से उसकी ज़िंदगी में लड़कियों की भी कोई कमी नहीं थी। एक रात जब वो किसी लड़की के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था, तो मैंने गुस्से में उससे कहा कि मेरे होते हुए आप कैसे किसी दूसरी लड़की के साथ बात कर सकते हैं। मेरे पति ने घूर कर मुझे देखा और फिर हाथ बढ़ाकर खींचते हुए मुझे अभिषेक के कमरे में ले गया। दरवाज़ा खोलकर मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। अभिषेक बेड पर बैठा लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। मैं सीधा उसके सामने जाकर गिरी और वो भी घबरा कर खड़ा हो गया था। नितिन अभिषेक से कहने लगा, आज की रात अपनी भाभी को तुम खुश रखो, मेरे पास और भी काम है। और फिर वो दरवाज़ा बंद करके चला गया था। मैं शर्मिंदगी से अभिषेक को देख रही थी। वो पूछ रहा था, प्रिया क्या हुआ है, ये सब क्या हो रहा है। मैंने रोते हुए उसे बता दिया कि मेरा पति किसी और के साथ बात करने में व्यस्त था और मेरे रोकने पर वो मुझे यहाँ फेंक कर चला गया है। फिर अभिषेक ने बताया कि नितिन हमेशा से ऐसे ही हैं, उसके हमेशा से ही बहुत सारी लड़कियों से रिश्ते रहे हैं। माँ बाप को इस बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए उन्होंने उसकी शादी तुमसे करवा दी है। नितिन को लड़कियों के साथ खेलने का शौक है, शादी में उसे कोई दिलचस्पी नहीं। फिर अभिषेक ने अपनी माँ को बुलाया और सारी बात बता दी। उसकी माँ मेरे आगे बहुत शर्मिंदा हो रही थी, लेकिन उनकी शर्मिंदगी से मेरी ज़िंदगी संवरने वाली नहीं थी। फिर अभिषेक ने अपनी माँ से कहा कि प्रिया को उसके घर भेज दो, ताकि उसकी ज़िंदगी और बर्बाद ना हो। नितिन इसके काबिल नहीं है। और फिर मेरी सास मुझे मेरे घर लाई और मेरे माता पिता से माफ़ी मांगकर मुझे छोड़ गई थी। 2 दिन बाद नितिन ने तलाक के कागजात भिजवा दिए थे। मैं बहुत बड़े सदमे से गुजर रही थी। मेरी दीदी भी बहुत परेशान थी और माता पिता भी। मेरी तलाक को कुछ ही महीने गुजरे थे और फिर अभिषेक खुद अपना रिश्ता लेकर हमारे घर आया था और उसने मेरे लिए रिश्ता डाल दिया था, क्योंकि वो जानता था कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मेरे माता पिता ने साफ इनकार कर दिया कि वो मुझे दोबारा उस घर में नहीं भेजना चाहते। लेकिन इस बार मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद किया। इतने अरसे में मैं जान चुकी थी कि अभिषेक एक अच्छा इंसान है, इसलिए मैंने अपने माता पिता से कहा कि मैं ये शादी करना चाहती हूँ। और फिर एक बार मैं रुखसत होकर दोबारा उसी घर पहुँची, लेकिन इस बार मैं नितिन की नहीं बल्कि अभिषेक की पत्नी बनी, जिसने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे बहुत प्यार दिया। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, जबकि मेरा पहला पति नितिन अब भी एक ऐसी बीमारी से लड़ रहा है जो उसे उसकी अय्याश फितरत की वजह से उसे तोहफे में मिली थी। नितिन को एड्स की बीमारी हो गई थी, क्योंकि उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ अपने रिश्ते रखे थे। आज वो बिस्तर पर पड़ा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मैं उसे देखती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है। काश वो मुझे रुस्वा ना करता, मेरी गलती को कबूल कर लेता, मुझे माफ़ कर देता, तो हम दोनों एक साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारते। लेकिन किस्मत ने मेरे लिए अभिषेक को ही लिखा था और आज मैं उसकी पत्नी बनकर खुद को बहुत सौभाग्यवती महसूस करती हूँ।